हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। इसी चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों का भारी डिमांड के बाद जो सोशियोलॉजी यानी कि जो समाजशास्त्र है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न को देखिए, ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न को देखिए, ये भी आपका 2022 में पूछा हुआ है। उसी तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न है उसी तरीके से, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जितना भी प्रश्न लेके आए हैं लगभग जो आपका पूछा हुआ है और जो कि बहुत ही ज्यादा पूछने की चांस है, इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर देना है। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता इन केस तो प्लीज आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आपको जो है ये वीडियो देखने का फायदा होगा। ठीक है, और सोशियोलॉजी की जो तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है, समाजशास्त्र की तैयारी। तो प्लीज आप लोग जम करके ध्यान देंगे और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी है बस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला चैप्टर का नाम है आपका भारतीय समाज एक परिचय। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र का पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय। पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? आप लोग बताइएगा फटाफट। जो मानव समाज है वो जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? संस्कृति के आधार पर, प्रतीक के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, या फिर एक विवाही प्रथा पर? बताइए किस तरीके से विभिन्न है? बिल्कुल संस्कृति के आधार पर। ध्यान रखिएगा, मानव समाज जो है वो जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो संस्कृति के आधार पर। ये भी आपका 2022 का रूल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूह का विज्ञान है? बताइएगा, इस तरह का प्रश्न जो आपको पूछा जाता है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूह का विज्ञान है। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, सोशियोलॉजी सामाजिक समूह का विज्ञान है, ये बात जो है जॉनसन ने कहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछने की चांस है, उन सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? यानी कि ये जो आज हम लोग समाज देख रहे हैं तो ये ऐसे नहीं मिला है, ये क्या है, संघर्ष किया है इसके प्रति। ठीक है, स्ट्रगल किया है। क्योंकि पहले क्या था आप लोग को पता ही होगा, पहले तानाशाही शासन था, पहले अंग्रेज आकर के बिना मतलब का शासन करता था। लेकिन आज जो समाज है वो संघर्ष पर विजय प्राप्त हुआ है। ये बात किसने कहा है? जॉनसन ने, ग्रीन ने, बोगार्ड ने, या फिर मैकाइवर ने? ये भी 2022 में पूछा हुआ है। बिल्कुल थर्ड का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकाइवर ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए अगला प्रश्न को समझ आएंगे 4, किसने कहा समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है? ये भी 2022 में पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये बात किसने कहा था? तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोगार्डस ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको जो किसने कहा था ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे पहला समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, ये बात जॉनसन ने कहा था। उसी तरीके से समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है, ये बात मैकाइवर ने कहा था। उसी तरीके से समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये बात कहा था बोगार्डस ने। जी हाँ, उसी तरीके से जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय में के समर्थक है? बताइएगा आप लोग फटाफट कि वो कौन सा विद्वान है जो कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है। ठीक है, कौन है? दुर्कीम है, सोरोकिन है, या फिर हॉबहाउस है, या फिर सिमेल है? 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सिमेल। ठीक है, तो ये जो विद्वान है वो समाजशास्त्र के स्वपरात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप से इसका क्या है, समर्थक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बताइए, फ्रांस में जो समाजशास्त्र आया है यानी कि जो समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई है, जो नींव डाला है, वो श्रेय किसको जाएगा यहाँ पर? यानी कि इनको, इन चारों में से फटाफट इनका भी जवाब दीजिएगा। ये भी आपको पूछा हुआ है 2022 में। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। ध्यान रखिएगा, अगस्त कॉम्ट उनका नाम है। यानी कि फ्रांस शास्त्र में जो समाजशास्त्र की जो नींव डाला गया है तो सबसे पहले किसने डाला है? अगस्त कॉम्ट ने। इसीलिए जो है समाजशास्त्र की शुरुआत करी थी फ्रांस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 7, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ था? 2022 का रूल एग्जाम में पूछा हुआ है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजी जो शासन है वो किस शताब्दी से शुरू हुआ था? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 20वीं? फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी शासन है वो शुरू हुआ था, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी सोशियोलॉजी की अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है सोशियोलॉजी का जो है ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8,
कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी सुना होगा इनके बारे में, पॉलिटिकल में भी पढ़ा होगा। कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक का जो लिखा गया है वो कौन सा है? बिल्कुल 8 का एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अर्थशास्त्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी 2022 में पूछा हुआ है। बताइए कितना आसान प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? फटाफट जवाब दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए समाजशास्त्र में आपका इस तरह का भी प्रश्न आता है, तो आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और वैदिक सभ्यता जो है वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 10, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? बताइए, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। 2021 का एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बात किसने कही थी? मैकाइवर कहा था, ऑगस्ट कहा था, या फिर के डेविस कहा था? 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मैकाइवर एवं पेज, है ना, तो इसने कहा था, इन दोनों ने, मैकाइवर एवं पेज ने इस बात को कहा था कि जो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन है, जो बदलाव है, उसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे आपके 11, सोशल चेंज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, ये जो सोशल चेंज नामक जो बुक है, जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। ये भी 2021 में पूछा हुआ है। 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न। ध्यान रखिएगा, सोशल चेंज नामक जो पुस्तक है वो ऑगबर्न के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सोशियस शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? ये जो सोशियस जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच भाषा से, या फिर जर्मन भाषा से? 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है लैटिन भाषा से। ध्यान रखिएगा, सोशियस जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ये कहाँ स्थित है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ये जो है कहां पर स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली, या फिर मुंबई? आप सबको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जो है वो मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? फटाफट जवाब दीजिएगा। जो प्रतिस्पर्धा है वो किससे जुड़ा है? सहयोग से, संघर्ष से, अनुकूलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका संघर्ष से। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि दो पार्टी जो है वो प्रतिस्पर्धा कर रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो पार्टी जो है वो संघर्ष कर रही है ना, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है संघर्ष, या फिर कभी कभी इसको कॉम्पिटिशन भी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा कि इन चारों में से यहाँ पर कौन समाजशास्त्री नहीं है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि अगस्त कॉम्ट वो भी समाजशास्त्री है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैकाइवर के बारे में भी पढ़ा। अब एक डार्विन और जीएस घुरिये के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, तो बताइए इन दोनों में से कौन समाजशास्त्री नहीं होगा? बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डार्विन। ध्यान रखिएगा, डार्विन जो है वो समाजशास्त्री नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन 15 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? 2021 में ये पूछा हुआ है। आप लोग फटाफट बताइएगा, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष जो है वो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन है? सेशन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आर इंदिरा। ध्यान रखिएगा, आर इंदिरा जो है वो भारतीय समाजशास्त्र परिषद की जो है अभी अध्यक्ष है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, पहले 2022 में पूछा हुआ प्रश्न करवाया जा रहा था, अब ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया हूं ताकि आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगे क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उठा के। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्र के जनक जो है वो अगस्त कॉस्ट किस देश के निवासी थे? बताइएगा, समाजशास्त्र के जो जनक है जिसका नाम है अगस्त कॉस्ट, ये किस देश के निवासी थे? जर्मनी के, फ्रांस के, जापान के, अमेरिका के? 17 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह फ्रांस के। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र के जनक जो अगस्त कॉस्ट है वो फ्रांस के निवासी थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का जो कैसा प्रभाव देखा गया था? बताइएगा, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस वक्त में यहाँ पर कैसा प्रभाव देखा गया था? राष्ट्रीय एकता, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत ही ज्यादा विकास हो रहा था, या फिर नवीन वर्गों का उदय हो रहा था, या फिर इनमें से सभी? तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जब भारतीय समाज पर अंग्रेजों का यहाँ पर शासन आया तो ये सभी सब लोग मिलने लगे, पूंजीवादी का जो है बहुत ही ज्यादा विकास भी हो रहा था, साथ में नए वर्गों का उदय हो रहा था, जैसे आप लोगों को पता है नए मध्य वर्ग का विकास हुआ है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र का जन्म जो है वो किस देश में हुआ था?
देखिए आपकी सोशियोलॉजी की आज का पहला अध्याय है और इस तरीके से आपका टोटल 14 चैप्टर है ना। सोशियोलॉजी में पहला बुक में आपका 6 चैप्टर है और जो दूसरा बुक है उसमें आपका 8 चैप्टर है। तो इन सभी को हम लोग पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, नोट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह। तो प्लीज आप लोग घबराइए नहीं, आपका सोशियोलॉजी की तैयारी 100% कंपलसरी होगी और जस्ट 1 महीने के अंदर में हो सकता है सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सभी का प्रश्न दीजिए और प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो दोस्त हैं जो भी सोशियोलॉजी रखे हैं उनको बताइए, अगर रखा है, नहीं भी रखा तो उनको एक बार शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी को सजेस्ट करें, ठीक है, और वो भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि सोशियोलॉजी की बहुत ही कम तैयारी कराई जाती है खास करके यूट्यूब में, ठीक है। चलिए, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप सबको पता ही है, समाजशास्त्र का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? बताइएगा, प्राचीन भारतीय समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित था? तो 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा 4। आप सबको पता ही होगा, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, है ना। तो इस तरह का 4 था आपका प्राचीन भारतीय समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था, बटा हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? बताइएगा, भारतीय समाज में जो अंग्रेज यहाँ पर आया या फिर जो राजनीति कर रहा था, इसके क्या कारण थे, आखिर वो क्यों आए, है ना। उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण है? उपनिवेशवाद का मतलब सिंपल यही होता है कि भाई जैसे हम लोग अंग्रेजों के लिए क्या थे, उपनिवेशवाद थे, यानी कि वो यहाँ पर आया, आकर के राज किया, उपनिवेश किया और हम लोग उनके लिए हो गए उपनिवेशवाद, ठीक है। यानी कि भारत 1947 से पहले क्या था, उपनिवेशवाद था। तो वैसे ही पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, है ना, उसका क्या आखिर रीजन था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय तनाव। जैसे कि आप सबको पता ही है, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से हमेशा लड़ाई रहती थी, एक राजा के दूसरे राजा से हमेशा लड़ाई रहती थी। तो ये सबसे बड़ा कारण है उपनिवेशवादी शासन का, ठीक है। तो भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्षेत्रीय तनाव जो है कारण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षेत्रीय तनाव। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 22, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और कई बार पूछा भी गया है। जैसे आप देख सकते हैं 2011, 15, 16, 21। तो बताइएगा, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज के इतिहासों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि नगरीयता जो है वो एक जीवन पद्धति है? ये बात किसने कहा था? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न जो भी होता है वो सभी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात किसने कहा था? बिल्कुल विर्थ ने कहा था। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो विर्थ ने कहा था कि नगरीयता जो है वो एक जीवन पद्धति है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? बताइएगा, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? मार्गन ने, रिजले ने, नेस्फील्ड ने या फिर सच्चिदानंद ने? 24 का करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रिजले। ध्यान रखिएगा, रिजले जो है वो जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, सोसाइटी नामक पुस्तक का जो रचयिता है वो कौन है? फटाफट जवाब दीजिएगा। ये जो सोसाइटी नामक जो बुक है, जो पुस्तक है, इसके रचयिता, इसके रचनाकार, इसका राइटर कौन है? 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैकाइवर एवं पेज जो है वो सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2009 में देखिए ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, जो कि 2011, 15, 16 कई बार पूछा गया है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? मार्क्स ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने, जॉनसन ने? तो बताइए किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन ने। ध्यान रखिएगा, जॉनसन ने जो है सीमांत मानव की अवधारणा दी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 27, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? फटाफट जवाब दीजिएगा। ये भी कई बार पूछा गया है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित में से क्या था? ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि, या फिर गांवों का सर्वांगीण विकास? तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, वो है गांवों का सर्वांगीण विकास। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मकसद है वो क्या है? गांवों का सर्वांगीण विकास, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांवों का विकास करना, पूरी तरीके से विकास करना, यही मुख्य उद्देश्य था सामुदायिक विकास योजना का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 28, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का जो मुख्य आधार है वो क्या है? यानी कि एक ग्रामीण और एक नगरीय समुदाय को अलग करने का, और या फिर बोल सकते हैं अंतर बताने। अगर आपको पूछे कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर क्या है, या फिर अगर पूछे कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को अगर अलग करें तो किस आधार पर अलग कर सकते हैं, जो मुख्य आधार है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, बिल्कुल व्यवसाय की प्रकृति। जनसंख्या आकार से उतना अलग नहीं होता है, सामाजिक संबंध की प्रकृति ये भी नहीं होता है,
लेकिन जो व्यवसाय की प्रकृति है ये आपका मुख्य आधार हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को अगर अलग करेंगे तो हम लोग व्यवसाय की प्रकृति को चुनेंगे, व्यवसाय की प्रकृति को। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो ये तो आप सबको पता है कि राष्ट्रवाद का अगर जनरली अर्थ दे तो भाई अपने देश से जो प्रेम करते हैं, जो प्यार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। और ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के अनुसार आंसर देना है। 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर नहीं है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 30, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? फटाफट जवाब दीजिएगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का जो बुनियादी आधार है वो क्या है? 30 का बिल्कुल जाति। ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज में जो सामाजिक स्त्रीकरण है इनका जो बुनियादी आधार है, जो बेसिक आधार है वो है जाति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, सभी का आंसर आपको देना है और जो भी नहीं बनता होगा उसको 102 बार देखेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर भी मिलेगा। आपको ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है? तनु प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर तनु क्लासेस सर्च करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, चलिए उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है बताइएगा। उपनिवेशवाद जो है वो किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद या फिर अंतरराष्ट्रीयवाद? 31 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साम्राज्यवाद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन में आपका 31 का। देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र का जनक कौन है? देखिए कई बार पूछा गया है, 15, 16, 18, 19, 20। तो बताइएगा समाजशास्त्र का जनक कौन है? दुखाम है, कॉम्ट है, सोरोकिन है या फिर कूले है? 32 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉम्ट। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र का जनक कौन है? कॉम्ट है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, भारत के किस विद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई? बताइए। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र का जनक जो है किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। अब बताइएगा भारत के किस विद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, कॉमन सेंस लगा के। बिल्कुल बंबई विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, बंबई विश्वविद्यालय से जो है समाजशास्त्र की पढ़ाई की शुरू हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, क्रिप्स योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? क्रिप्स योजना 42 में, 43 में, 41 में या फिर 44 में? क्रिप्स योजना यानी कि जो क्रिप्स प्लानिंग है वो कब शुरू हुआ था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1942 में, है ना। 1942 में जो है क्रिप्स योजना शुरू हुआ था। 1942 में आप सबको पता ही है भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था और उसी समय क्रिप्स योजना भी शुरू हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है किन भाषाओं से हुई है? आप लोग बताइएगा फटाफट। समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है, जो जनन है, वो किन भाषाओं से हुई है? कौन सी भाषाओं से हुई है? 35 का आपको राइट आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। बिल्कुल लैटिन एवं ग्रीक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लैटिन एवं ग्रीक जो है वो समाजशास्त्र जो है उसी भाषाओं से आया। कौन कौन सी भाषा से? एक लैटिन और एक ग्रीक भाषा से। इन दोनों भाषा से जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका 35 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, सोसाइटी इन इंडिया ये जो है किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2018 में आपको पूछा हुआ भी है, तो फटाफट उनका आपको नाम बताना है कि सोसाइटी इन इंडिया जो पुस्तक है वो पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉडल बम। मॉडल बम, तो ऑप्शन आपका ए मॉडल बम भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी इन इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी थी मॉडल बम ने। उनका नाम क्या है? मॉडल बम। ठीक है, बम याद रखिएगा, बम। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, कौन से भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? आप लोग बताइए, निम्न में से कौन ऐसा भारतीय समुदाय है जिसका सर्वप्रथम यानी कि सबसे ज्यादा विशेषता है? 37 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल राइट से होगा अनेकता में एकता। आप सबको पता ही है अनेकता में एकता, जैसे भारत में अनेकता में एकता, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग भारत में मिलजुल करके रहते हैं, यानी कि अनेकता में यहाँ पर एकता है। तो यही जो है भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है और इसी की वजह से पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है, सबसे अच्छा कंट्री माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वन व्यवस्था के बारे में हमने आपको इतिहास में पढ़ाया था कि वन व्यवस्था टोटल 4 प्रकार का होता है। एक ब्राह्मण आता है, एक क्षत्रिय होता है, एक शूद्र होता है, एक वैश्य होता है। तो टोटल 4 प्रकार का आपका वन व्यवस्था होता है। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, वन व्यवस्था के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो भाई आप सबको पता ही है, सबसे पहले गांव आया था दुनिया में, है ना। ऐसा थोड़ी कि एक बार बस शहर आ गया। तो पहले मतलब कि पहले क्या था कि मशीन वगैरह सारा चीज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास है वो गांव से शुरू होता है ना। तो ऑप्शन आप ए जो है 38 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, भारतीय समाज के विभाजन कई आधारों पर हुआ है। आप सबको पता ही है भारतीय समाज का जो विभाजन हुआ है कई आधारों पर हुआ है और यह जो विभाजन है वो क्या कहलाता है? ये आपका दूसरा चैप्टर में भी प्रश्न है। ठीक है,
ये जो विभाजन है वो क्या कहलाता है? तो ये जो विभाजन है वो समुदाय कहलाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज का जो विभाजन है वो कई आधारों पर हुआ है और यही विभाजन समुदाय कहलाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक आधार पर समाज जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइएगा, आर्थिक आधार पर जो समाज है वो कितने वर्गों पर? 4, 5, 3, 2। ये प्रश्न दूसरा चैप्टर में भी आपका है, ठीक है। 40 का बिल्कुल याद रखिए, मैं दूसरा चैप्टर बोलता हूं तो आपको याद रखना है ताकि दूसरा चैप्टर में आपको आंसर आ जाए। तो आर्थिक समाज पर जो आर्थिक आधार पर जो समाज है वो 3 वर्गों में बांटा हुआ है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर, ठीक है। 40 का राइट आंसर सी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 41, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? ये जो उपनिवेशवाद है वो निम्न में से कौन से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से आया है? तो ये भी पता है भाई, पूंजीवाद आया तभी तो उपनिवेशवाद सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से। ये जो उपनिवेशवाद है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से निकला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बी, ठीक है। तो उपनिवेशवाद जो है वो पूंजीवाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 42, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की संख्या है वो क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपका। आप सबको पता है कि भारत में जो है ज्यादा, जैसे मान लेते हैं अगर 1000 पुरुष जन्म होता है तो भारत में जो लड़कियों की संख्या है वो लगभग 936 या 37 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी कि पुरुष की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो यह प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, तो पुरुषों की तुलना मतलब पुरुषों की कंपेरिजन में जो स्त्रियों की संख्या है वो कम है। पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की संख्या है वो कम है। तो भारत में जो है ज्यादा पुरुष पैदा होते हैं और स्त्री जो है वो कम पुरुष पैदा होती है, कम स्त्री पैदा होती है। जैसे आप देख सकते हैं 1000 अगर पुरुष होगा तो मात्र 937 स्त्री होगा, ठीक है। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पश्चिमी देशों की बात करें, जैसे अमेरिका उधर का बात करें, तो उधर जो है औरतों की संख्या ज्यादा है मर्द के मुकाबले में, यानी कि पुरुष की संख्या ज्यादा है स्त्री के मुकाबले में। इसलिए इस्लाम धर्म में कभी कभी इस बात को कहता है मुसलमान इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि एक से ज्यादा औरत को शादी करने का इसीलिए हुक्म है। मान लेते हैं अब अमेरिका में एक मर्द है, अब वहां पर क्योंकि औरतों की संख्या ज्यादा है, 3 है, तो अब बताइए एक से शादी कर लेगा तो ये 2 औरत से शादी कौन करेगा? 2 स्त्री से शादी कौन करेगा? तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक मर्द को 2 या 3 शादी का हुक्म इसीलिए दिया है ताकि वो औरत जो है बेवा ना हो, वो किसी और के वहां मतलब कि शादी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो इसीलिए कहा गया है कि एक से ज्यादा शादी हो। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी स्त्रियों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इधर उधर बोलते हैं। देखिए एक आदमी एक औरत ही शादी करता है, जो बिल्कुल सही बात है। 0.01% ऐसा केस देखा गया जो कि एक मर्द है और 2-3 उनका पत्नी है। 0.1 यानी कि 99.99% जो है एक ही औरत है और एक ही मर्द शादी करता है। ऐसा नहीं कि एक मर्द 2-3, बिल्कुल भी नहीं। एक मर्द एक ही औरत 99%, और 1% ऐसा है जो कि मतलब कि वो 2 शादी एक शादी करता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है लॉजिकली अगर देखेंगे तो। बाकी दूसरे का बहकावा में नहीं आना है, सबको मिलजुल करके रहना है, यही हम लोगों को सबको सिखाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि अनेकता में एकता हम लोगों का भारत का। जी बिल्कुल। चलिए अब अगला प्रश्न का आप लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। मैकावर एवं पेज बिल्कुल सही होगा। तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय जो है वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये मैकावर एवं पेज ने कहा था। 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो आप सबको पता ही है, बंगाल में जो स्वदेशी जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? बिल्कुल राजनारायण बसु ने किया था, है ना। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन राजनारायण बसु ने किया था। अच्छा, उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो क्या है? लगभग 110 साल है ना। उदार राष्ट्रीयता का जो काल चला था, यानी कि उसका जो काल है 110 साल। तो 1885 से शुरू हुआ था और 1905 तक, नहीं लगभग 120 साल यार, नहीं सॉरी 1805 नहीं 45 का राइट आंसर यहाँ पर आपका यही होगा। 1885 से लेकर 1905 तक 110 साल नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, 20 ईयर्स होगा ना। 1885 से 20। तो उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो लगभग 20 ईयर्स का है, यानी कि 20 साल जो है उदार राष्ट्रीयता का काल चला है, ठीक है, चला था, इसलिए काल इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? बताइए किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, जोर लगाया है। किसने? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 47,